हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंकित अग्रवाल हूं अग्रबंधु ज्ञान केंद्र से। आइए कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास। चैप्टर हमारा रनिंग में है, चैप्टर नंबर 3 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। रिफॉर्म्स हम पढ़ रहे हैं, बट लिबरलाइजेशन के तहत क्या क्या रिफॉर्म्स हुए वो हमने पढ़ रहे हैं। पहले हमने पढ़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, उसको 5 पॉइंट्स सब पॉइंट्स में हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा वो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म, ये 2-3 पढ़ लिए हमने। अब आइए नेक्स्ट रिफॉर्म लेते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। वैसे तो थोड़ा बहुत आइडिया इसका प्रीवियस लेक्चर से आ ही रहा है कि वो लिबरलाइजेशन की वजह से एफडीआई और एफआईआई इंक्रीज हुआ था, वो तो है ही है, लेकिन एकदम से इंक्रीज नहीं हो जाता। देखिए हम रिफॉर्म कर रहे हैं, एक बार मतलब किसी पे स्टिग्मा लग जाता है तो इतनी धुलता थोड़ी है। ऐसे ही हमने रिफॉर्म तो इनिशिएट कर दिए, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हमने आज अनाउंस किया तो कल से ही बड़ी बड़ी कंपनियों की लाइन लग गई हमारे यहाँ, बिल्कुल भी नहीं। इसमें काफी इनफैक्ट ग्राउंड पे तो इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं ना। अब मुझे याद है मैं जैसे गुरुग्राम की केस स्टडी पढ़ रहा था। गुरुग्राम पहले जंगल सा था 20 साल पहले, आज लोग निकलने से डरते थे वहां से। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे आई, पहले आई थी जीई कंपनी, जनरल इलेक्ट्रिक, और वो कंपनी भी कैसे, उसको समझाया गया। देखो वो थे विप्रो के जो करंट में चेयरमैन है, क्या नाम है उनका, मोहम्मद अजीम प्रेम जी। इन्होंने प्रेजेंटेशन दी थी, तब तो अगर यंग थे वो, इन्होंने प्रेजेंटेशन दी थी उनके सामने, एक यंग लड़के ने, तो उन्होंने लगाए बंदे में दम है। तो उनकी प्रेजेंटेशन, और वो डीएलएफ के जो चेयरमैन हैं आपके खुशल पाल सिंह, खुशल पाल हैं, पता नहीं खुशल पाल ही हैं, इन्होंने दिखाया देखो इंडिया में सारे काम हो जाते हैं। इवन चीफ मिनिस्टर से मिलना है उसके लिए भी उन्होंने मीटिंग सेट कर दी थी। मतलब एक राजा महाराजाओं वाला उनका स्वागत किया था उनका, तब जाके वो कंपनी रुकी थी। बाद में जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के उस सीईओ ने कहा भी था कि हम तो इंडिया में आए थे उसी की वजह से आए थे, बस खुशल पाल सिंह की वजह से, हम नहीं आते नहीं तो। और ये कब आए हैं, 2001-2 में आए हैं, और रिफॉर्म कब हुए हैं, 1991। तो तुरंत से नहीं आ जाती हैं कंपनियां, ठीक है ना। और जब एक कंपनी आई, इतनी बड़ी कंपनी आई जीई, और फिर उसकी देखी देखा कंपनियों की लाइन लग गई। फिर तो एक कंपनी आ जाए मल्टीनेशनल, फिर तो उसकी देखी देखा तमाम कंपनियां आ जाती हैं। जीई कंपनी के काफी सारे प्रोडक्ट हम यूज करते हैं। एक तो वो कंट्रास्ट इंजेक्शन होता है, जो सीटी स्कैन या एमआरआई में आपने देखा हो कभी। तो देखिए, तो नो डाउट इंक्रीमेंट होना चालू हुआ है, इंप्रूवमेंट जरूर हुआ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, लेकिन एकदम से जंप देखने को नहीं मिला था। जैसी गवर्नमेंट ने आज अनाउंस किया कि हम तो रिफॉर्म कर रहे हैं, आने दे रहे हैं, इंफ्रा भी तो हो, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो डेवलप करना है, ठीक है ना। तो देखिए उस समय क्या कहा था, मनमोहन सिंह जी उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे और बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट भी थे, और प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजर भी रह चुके थे, वो यूजीसी के चेयरमैन भी रह चुके थे, मतलब दुनिया के जाने माने स्कॉलर थे वो। तो उनसे यही पूछा गया कि भैया अभी करंट में क्या करें, $1 हफ्ते लाख डॉलर बचा है, करंट में क्या किया जाए। तो उन्होंने यही किया था, डॉलर के मुकाबले रुपये की करेंसी को डेप्रिशिएट, डिवैल्यू उन्होंने किया था। मतलब रुपये की कीमत को और गिराई थी। गिराना मतलब जैसे आप ऐसे समझिए, जैसे मान के चलिए उस समय, ये देखिए इसको नेक्स्ट इमेज में देखते हैं, समझते हैं डी वैल्यू करने का मतलब क्या होता है। जैसे मान के चले थे करंट में ना, करंट में $1, करंट में सपोज $1 85 रुपीज का है, ये करंट एक्सचेंज रेट है। अब सपोज डिवैल्यू करने का मतलब ये हो जाएगा कि अब हो जाएगा $1 में 80 रुपए नहीं 90 रुपए। ये होता है डिवैल्यूएशन, रुपए की कीमत गिराना। अभी रुक जाओ, अभी पूरा क्लियर कर रहे हैं। अब आपका मन में यही होगा सर आपने तो 85 से 90 रुपीज किया है, रुपए की कीमत को तो आपने बढ़ाया है, डिवैल्यू कहां की है। ये डिवैल्यू करनी है कैसे, देखो सपोज जैसे पहले आप है ना जब $1 का सामान परचेज करते थे बाहर से, तब आपको 85 रुपीज देने होते थे। मतलब $1 लेने के लिए आपको बैंकों में 85 रुपीज सबमिट करने हैं, कन्वर्ट करने के लिए। अब वही $1 का सामान खरीदने के लिए अब आपको 90 रुपीज बैंक में देने पड़ रहे हैं। तो रुपए की कीमत तो गिरी रही है ना, आपको पहले से ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। ये रुपए की कीमत नहीं बढ़ रही है, डॉलर की कीमत बढ़ रही है। पहले $1 था 85 रुपए का, अब $1 हो गया 90 रुपए का। डॉलर महंगा हुआ है, रुपया महंगा नहीं हुआ, रुपया फिर कमजोर हुआ है। तो मनमोहन सिंह जी ने यही किया था। उस समय एक्सचेंज रेट ये नहीं थी, ये तो आज की बता रहा हूं। तो इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ, अब जैसे देखिए
हम $1 का सामान परचेज करेंगे तो पहले 85 देने पड़ते थे, 85, अब देने पड़ रहे हैं 90 रुपीज। ये हम परचेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, जरा हम इंपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, इंपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जरा इसी चीज को एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। अगर आप बेचते हो बाहर, तो जैसे पहले आप $1 का सामान बेच रहे थे, लिखने से पहले ध्यान से समझ लो, जैसे पहले आप $1 का सामान बेच रहे थे, पहले आपको मिलते थे 85 रुपीज। अब वही $1 का सामान बेच रहे हो तो अब आपको मिल रहे हैं 90 रुपीज। एक्सपोर्टर एनकरेज होंगे ना ज्यादा से ज्यादा बेचने के लिए, और इतना ही नहीं, एक्सपोर्टरों को तो फायदा है ही है। और दूसरा देखो, ये तो देखो, जैसे पहले विदेशी लोग यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते थे, तो जब वो $1 लेकर के आते थे तो उनको 85 रुपये वर्थ का मिलता था सामान, ये इन्वेस्टमेंट हो पाता था। अब वो $1 लेकर के आ रहे हैं तो उन्हें दिख रहा है अब हमें 90 रुपये वर्थ का सामान मिलेगा, तो हम उनके लिए फेवरेट डेस्टिनेशन बन जाएंगे ना फिर तो, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, परचेजिंग करने के लिए। तो इस वजह से फिर फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आएगा। तो इमीडिएट सॉल्यूशन तो यही किया उस समय कि डीवैल्यू करी करेंसी को, ठीक है ना। जो हम रिफॉर्म करते हैं उसका सुधार लॉन्ग रन में देखने को मिलता है। इमीडिएट सॉल्यूशन तो ये था, क्योंकि एक हफ्ते $1,00,000 बचा हुआ था, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है? इसे कहते हैं डीवैल्यू करना, डीवैल्यूशन ऑफ आर करेंसी। हमारी करेंसी कौन सी है? रुपी, इसको हमने डीवैल्यू किया, इसकी कीमत को गिराया। तो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स वर टू रिजॉल्व बीओपी क्राइसिस इन द कंट्री। ये बीओपी का मतलब क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। शॉर्ट में मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसका एक डेडिकेटेड चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। फुल फॉर्म अभी आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, बीओपी की बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स वर टू रिजॉल्व बीओपी क्राइसिस इन द कंट्री। अंडर दिस रिफॉर्म्स द गवर्नमेंट डीवैल्यूड, ये डीवैल्यूड का एग्जाम्पल भी अलग से नोट कर लेना कि पहले सिचुएशन ये थी, अब ये कर दी। तो अंडर दिस रिफॉर्म द गवर्नमेंट डीवैल्यूड आर करेंसी, यानी कि रुपी, करेंसी के ब्रैकेट में लिख देना रुपी, रुपी इन कंपैरिजन टू फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी यानी कि डॉलर, पाउंड भी होता है, लेकिन सारे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन वो डॉलर में ही होते हैं। ये डॉलर में ही क्यों होते हैं ये भी समझेंगे एक चैप्टर में, फॉरेन एक्सचेंज रेट करके चैप्टर आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में, वहां पे समझेंगे। देखिए पहले एक्सेट्रा तक लिख लो। आगे बढ़ते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में ही आगे लिखेंगे कि दिस इंक्रीज द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इनटू आवर कंट्री। और ये डिवैल्यूशन करने की वजह से फिर हमारे देश में जो डॉलर, पाउंड है, डॉलर है स्पेशली, उसका इनफ्लो बढ़ा हमारे यहाँ। क्यों बढ़ा? एक्सपोर्टर एनकरेज हो रहे हैं। एक्सपोर्टर को जो ज्यादा कमाई होगी तो पैसा तो देश में ही आएगा ना, वो डॉलर तो उसके बैंक में ही जमा होगा, ठीक है ना। और आरबीआई कस्टोडियन है सारे डॉलर का, सारा हिसाब किताब आरबीआई को ही रखना होता है। फॉलोड बाय डिवैल्यूशन इन 1991 द एक्सचेंज रेट वाज लेफ्ट टू द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। एक नहीं, 2 बार डिवैल्यूशन किया था 1991 में, और ये आखिरी बार था। फिर उसके बाद बाकी सामानों को तो मार्केट फोर्सेस पे छोड़ ही दिया था। अब एक्सचेंज रेट भी, फॉरेन एक्सचेंज रेट भी मार्केट पे ही छोड़ दिया। यानी कि जैसे और गुड्स और सर्विस का प्राइस डिसाइड हो रहा था ना डिमांड सप्लाई के बेस पे, ऐसे रुपए और डॉलर का भाव भी डिमांड सप्लाई के बेस पे डिसाइड होता है। अभी भी आज भी वही चल रहा है। अगर आप डेली, मतलब अगर आप रेगुलरली एक हफ्ते न्यूज़पेपर पढ़ें, पर्टिकुलरली वो वाला पेज जिस पे सोने चांदी के भाव लिखे रहते हैं, उसमें साथ में $1 में कितने रुपए ये भी लिखा रहता है। वो देखिए, कभी एक हफ्ते लगातार पढ़ना, कभी $1 में 85.7 रुपीज़, कभी $1 में 85 रुपीज़, कभी $1 में 86 रुपीज़। रेट फिक्स नहीं मिलेगी आपको। वो क्यों है? क्योंकि अब हमारे यहाँ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, हमारे यहाँ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है, यानी कि मार्केट पे डिसाइड, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से इंटरवेंशन नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से इंटरवेंशन तब होता है जब बहुत ज़्यादा कीमत गिर रही है, तब गवर्नमेंट के ब्याह पे आरबीआई फिर थोड़ा बहुत करेक्शन करता है उसमें, पूरा नहीं, थोड़ा बहुत ही करता है।
लेकिन अब मेनली तो रुपये और डॉलर का प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती आज के टाइम पे, पहले गवर्नमेंट ही डिसाइड करती थी 1991 से पहले। अब तो मार्केट में डिमांड और सप्लाई के बेस पे डिसाइड होता है, तो ये भी रिफॉर्म हुआ। तो आखिरी बात 2 बार बस ये डिवैल्यूशन करके, पहले थोड़ा सा डिवैल्यू किया, देखा ज़्यादा नहीं आ रहा है तो और डिवैल्यू किया ताकि आए फॉरेन एक्सचेंज। देखिए लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मनमोहन सिंह जी ने एक के बाद एक बड़े स्टेप्स लिए और उनके पीछे उन हाथ था कंधे पे उनके पीवी नरसिम्हा राव जी का, जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। पीवी नरसिम्हा राव जी ने बोल रखा था तुम करो, चिंता मत करो, जो कोई क्वेश्चनिंग करेगा उसका जवाब मैं दूंगा, तुम अपने हिसाब से काम करो। और काम किया, उसका शानदार इफेक्ट आज भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। और उन्हीं की वजह से ही इकोनॉमी उस मतलब विशियस सर्कल से बाहर आ पाई, पुअर जीडीपी ग्रोथ ट्रैप से बाहर आ पाई, उनके एक के बाद एक शानदार डिसीजंस की वजह से। जब उन्होंने बजट पेश किया था ना पार्लियामेंट में, तो उन्होंने तब कहा भी था 1991 का जब पेश किया था, देयर इज नो पावर ऑन अर्थ हु कैन, मतलब देयर इज नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज कम। मतलब दुनिया की कोई भी सोच, कोई भी ताकत उस आइडिया को आने से नहीं रोक सकती जिसका टाइम अब आ चुका है। इन शब्दों से उन्होंने बजट की स्टार्ट की थी, बजट की अपनी स्पीच स्टार्ट की थी और एक के बाद एक बड़े बड़े फैसले लिए थे। तो देखिए अभी हम लिबरलाइजेशन वाले टॉपिक पे ही हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म हो गया, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म हो गया, टैक्स रिफॉर्म हो गया, ये तो प्रीवियस लेक्चर में ही हो गए थे। और अभी हमने कर लिया फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, और अब लिबरलाइजेशन में ही ये 5th हेडिंग है। ये है आपकी 5th हेडिंग के ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। हेडिंग डाल दीजिए, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट थी वो खत्म कर दी इस वाले में, ठीक है ना। देखिए लिखेंगे इसके अंदर, थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं। हेडिंग लिख लीजिएगा 5th नंबर, जो लिबरलाइजेशन में हम जो लिख रहे हैं। तो देखिए ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स, इसके अंदर लिखेंगे इंस्टेड ऑफ पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्टिंग द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, मार्केट कॉम्पिटिशन हैज रिप्लेस्ड द पॉलिसी ऑफ कोटास एंड टैरिफ्स। ये कोटा टैरिफ हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। कोटा का मतलब है क्वांटिटी, एक फिक्स क्वांटिटी से ज्यादा बाहर से परचेस कर ही नहीं सकते थे। और टैरिफ का मतलब है टैक्स पॉलिसीज। आज भी तो हम सुनते हैं टैरिफ टैरिफ, ट्रम्प टैरिफ कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। टैरिफ का मतलब यही होता है, टैक्स वर्ड यूज नहीं कर सकते यहाँ पे। टैरिफ आता है जो विदेशों में जो सामान, विदेशों से जो यहाँ पे सामान आता है उस पर हम जो टैक्स लगाते हैं उसे बोलते हैं टैरिफ। अगर हमें वो विदेशी सामान को डिस्करेज करना है तो एक टैरिफ को बढ़ा दिया जाता है, डिस्करेज नहीं करना है तो टैरिफ को कम कर दिया जाता है, ये है। लेकिन अब तो ये पॉलिसी हटा दी है और इंडिया तो WTO का मेंबर भी है, करना भी पड़ेगा, है ना। इंपोर्ट लाइसेंसिंग वॉज एबोलिस्ड, और इंपोर्ट लाइसेंसिंग हटा दी एक्सेप्ट इन केस ऑफ हैजार्डस एंड एनवायरमेंटल सेंसिटिव इंडस्ट्रीज। जो थोड़े केमिकल वाले प्रोडक्ट हैं, एनवायरनमेंट को जिनसे नुकसान पहुंच सकता है, उन चीज़ों के इंपोर्ट के अलावा बाकी सब में से लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट यहाँ पे भी हटा ली गई है। लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखेंगे इसमें क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड कंज्यूमर गुड्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वर आल्सो फुल्ली रिमूव्ड फ्रॉम अप्रैल 2001। इन पर रेस्ट्रिक्शन बना हुआ था, लेकिन अप्रैल 1 के बाद यहां से भी रेस्ट्रिक्शन हटा लिया गया। आज भी हम कई बार देखते हैं, कई बार हम सब्जी भी विदेशी कई बार खरीद रहे हैं, मतलब प्याज कई बार ईरान से आती है, बड़े बड़े साइज की होती है, वो ईरान की होती है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के इंपोर्ट से भी रेस्ट्रिक्शन हटा ली गई। और कंज्यूमर गुड्स तो हम तमाम यूज कर रहे हैं आजकल।
हम सुबह से लेकर शाम तक आधे से ज़्यादा आइटम तो विदेशी यूज़ कर रहे होते हैं, कंज्यूमर आइटम्स। सुन रही, मेड इन चाइना है, ये मेड इन, देखिए हम बाइक जापान की चला रहे हैं, चाइना के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। ये हुंडई और आपका यामाहा सब जापान की कंपनी है, सैमसंग कोरिया की कंपनी है। सुबह से शाम तक हम आधे से ज़्यादा विदेशी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं और सारे कंज्यूमर गुड्स हैं। अप्रैल 1 के बाद जो बची कुछ रेस्ट्रिक्शन थी तमाम कंज्यूमर गुड्स पे, वो भी हटा ली गई। लिख लीजिए, फ्री ट्रेड को अलाउ किया गया। आज इंडिया जो है 140 देशों के साथ व्यापार करता है, 140 देशों के साथ खरीदता बेचता है। 3 बड़े ट्रेड पार्टनर वो हैं, एक तो आपका यूएई है, चाइना है और यूएसए है। ये 3 बड़े ट्रेड पार्टनर हैं। हाँ, इन तीनों में रशिया नहीं है। देखिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में आगे लिखेंगे, एक्सपोर्ट ड्यूटीज हैव बीन रिमूव्ड। ये तो बहुत गलत है, एक्सपोर्ट ड्यूटी आप लगा रहे हो। गलत है सेंस, मतलब गवर्नमेंट इसको ऐसे जस्टिफाई करती थी ना कि बजाय बाहर बेचने के, यहाँ पे अकाल पड़ा हुआ है तो यहाँ पे बेचो ना, बाहर क्यों बेच रहे हो, पहले यहीं की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाती थी, लेकिन वो हटा दी। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे प्राइस अच्छा नहीं मिल रहा है, बाहर से प्राइस अच्छा मिल रहा है, तो सरकार नहीं रोकती थी, ठीक है बाहर बेच लो, अब नहीं रोक रहे हैं हम आपको। एक्सपोर्ट ड्यूटीज हैव बीन रिमूव्ड टू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ इंडियन गुड्स इन द इंटरनेशनल मार्केट्स। और ड्यूटीज को हटाने का, टैक्सेस को हटाने का एक पर्पज ये भी था। पहले देखिए, एक्सपोर्ट ड्यूटी को लगाने की वजह से हमारा प्रोडक्ट और महंगा हो रहा है, हमारा प्रोडक्ट और महंगा ही बिक पाएगा इंटरनेशनल मार्केट में। तो हमारे प्रोडक्ट भी कॉम्पिटिटिव बने रहें, इंटरनेशनल मार्केट में टिके रहें, तो गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटी कम कर दी, हटाई दी, ताकि हमारा भी सस्ता बिक पाए। और जो चीज़ सस्ती होती है तो उसकी डिमांड भी ज़्यादा आती है, ना केवल डोमेस्टिक वे में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी। इस वजह से एक्सपोर्ट ड्यूटी भी हटा दी गई। लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली लिबरलाइजेशन का टॉपिक आपका अब कंप्लीट होता है। तो देखिए, लिबरलाइजेशन के अंदर हमने कौन कौन से रिफॉर्म देख लिए। एक तो था इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, इसको भी हमने 5 सब पॉइंट्स में समझा था कि डी लाइसेंसिंग, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर है ना, इस तरीके से। दूसरा था फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, जो बैंकिंग और नॉन बैंकिंग कंपनी थी उनका भी बिजनेस बढ़ा, आरबीआई रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बना, है ना, ये हमने लिखा था ना प्रीवियस लेक्चर में, वो सारी चीजें। टैक्स रिफॉर्म्स, टैक्स कंप्लायंस बढ़ा, टैक्स रेट कम कर दी तो सरकार का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, ठीक है ना, ताकि सरकार खर्चे कर पाए। टैक्स रिफॉर्म या फिस्कल रिफॉर्म्स है ना, मेन फिस्कल रिफॉर्म में टैक्स रिफॉर्म आता है, ब्रैकेट में फिस्कल और लिख देना, फिस्कल, ठीक है ना, मेन टैक्स ही होता है फिस्कल में। नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, जो इस लेक्चर में हमने किया है। डीवैल्यू करा गया हमारी करेंसी को, ताकि विदेशी लोग आए यहाँ पे सस्ता समझ के, है ना। और नेक्स्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म, एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दी और इंपोर्ट करने पे जो टैरिफ कोटा था वो भी हटा दिया, फ्री ट्रेड को अलाउ किया गया। लिख लीजिए, कुल मिला के ये है लिबरलाइजेशन में कि ओपन कंपटीशन को एनकरेज किया गया, जो पहले नहीं होने देते थे। और जो छोटे छोटे बिजनेसमैन थे उनके लिए एक अलार्मिंग फैक्ट था। इवन ये तो और भी बढ़ता जा रहा है छोटे छोटे बिजनेसमैन के लिए, आज तो ऑनलाइन भी है और तमाम चीज़ें हैं, उनके लिए और भी ज़्यादा थ्रेट बढ़ता जा रहा है। और इसकी स्टार्टिंग 1991 से हो गई थी। ये है इस पूरे लिबरलाइजेशन का क्रक्स। आइए आगे बढ़ते हैं। पहला एलिमेंट हो गया लिबरलाइजेशन, अब बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन की। सेकंड एलिमेंट की हेडिंग डाल दीजिए प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब बिल्कुल साफ है कि जहां पे पहले गवर्नमेंट सेक्टर काम कर रहा था, गवर्नमेंट की ओनरशिप थी, हटा करके प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया गया।
जैसे देखिए पहले पीएसयू बैंक था, पब्लिक सेक्टर यूनिट का बैंक था, सरकार ने इसको बेच करके प्राइवेट बैंक बना दिया है। और बेचा क्यों था सरकार ने? क्योंकि यूनिट्स ये जो है, ये कंपनियां जो काफी लॉस में चल रही थी। सेकंड चैप्टर के हमने एंड में पढ़ा भी था, डेट सोशल वेट करके काफी लॉसेस में चल रही थी, और लॉस इतने एक्यूमुलेट हो गए थे, अब सरकार के लिए इनको संभालना मुश्किल हो गया। और बंद करने का मतलब ये था, सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया, भाई तुम अपने हिसाब से चलाओ, ठीक ना। देखिए लिखते हैं इसमें आगे, प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग लिख लेते हैं, जो कि सेकंड एलिमेंट है एनईपी का, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का। प्राइवेटाइजेशन रेफर्स टू द विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप या मैनेजमेंट फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। गवर्नमेंट उसमें अपनी ओनरशिप, अपना मैनेजमेंट बिल्कुल हटा ले, वो हो जाता है प्राइवेटाइजेशन। विड्रॉ यानी विड्रॉ कर ले। सो इट इंक्रीजेस द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन द इकोनॉमी। प्राइवेट सेक्टर का रोल इकोनॉमी में इंक्रीज होता है, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए, तुम काम करो। मैंने ये कई बार इसका जिक्र भी किया, पहले गवर्नमेंट घड़ी, चेन, स्कूटर तक बना रही है, ब्रेड भी बना रही है। अब इन कामों से सरकार ने अपने हाथ खींच लिया, विड्रॉ कर लिया अपने आप को, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया गया, ठीक है ना। अब प्राइवेट सेक्टर काम करेगा इसमें इजीली। देखिए लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। प्राइवेटाइजेशन किया क्यों, वो पढ़ लेते हैं जरा, एक जनरल सा टॉपिक, हेडिंग डाल देंगे, नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? पहला रीजन तो ये था, लॉस काफी ज्यादा हो गया था, माउंटिंग लॉसेस ऑफ पीएसयूज। इंक्रीजिंग लॉस नहीं, माउंटिंग, माउंट यानी कि पहाड़, इतने ज्यादा लॉस की फिर रिवाइव करना, उन लॉस को रिकवर करना नामुमकिन था। जैसे अभी याद है ना, मैंने एक दो लेक्चर पहले आपको एक केस बताया था, लैंड रोवर और जैगुआर का थोड़ा सा बताया था। फोर्ड से खरीदा था टाटा मोटर्स ने 2007-8 में, तो ये फोर्ड को उस साल 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया था, तो उन्होंने पहले इन दोनों को ही हटाया। जैगुआर ने कभी प्रॉफिट कमा के दिया ही नहीं उसको, ना उससे पहले जिसके पास थी उसने भी कभी नहीं दिया। लैंड रोवर तो प्रॉफिटेबल थी, लेकिन केवल लेकिन अगर केवल उसको बेचते जैगुआर को तो कोई खरीदता नहीं, तो लैंड रोवर के साथ बेचा था, ठीक है। जैसे कहीं कहीं होता नहीं है, आज भी घरों में, कि हम तो दोनों बेटों की शादी एक साथ करेंगे भैया, एक ही मंडप में, ऐसी वो लैंड रोवर और जैगुआर के साथ हुआ था। क्योंकि लॉस कंपनी के बहुत ज्यादा हो गए थे, माउंटिंग लॉसेस, मतलब जिनको रिवाइव नहीं कर सकते थे। तो पहले कंपनी ने कहा, फोर्ड ने, हमारा जो मेन सेगमेंट है उस पर ध्यान देंगे, इसको उठाओ दोनों को। ऐसी सरकार ने भी, जो हमारा मेन काम है एडमिनिस्ट्रेशन, उस पर ध्यान देंगे, हम क्यों लॉसेस इकट्ठा कर रहे हैं, ये काम सरकार, प्राइवेट सेक्टर आराम से कर सकता है, ठीक है ना। हेडिंग डाल दीजिए, माउंटिंग लॉसेस ऑफ पीएसयूज। आगे बढ़ते हैं, इस हेडिंग के अंदर लिख लेंगे माउंटिंग लॉसेस ऑफ पीएसयूज में, कि मोस्ट पब्लिक सेक्टर यूनिट्स टर्न्ड इनटू एज इनएफिशिएंट यूनिट्स। इसके बारे में तो डिटेल में सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ाई था, कैसे था, पूरे एग्जांपल भी हमने लिया था। देयर हैवी लॉसेस कुड नॉट बी सस्टेन्ड फॉर लॉन्ग, हमेशा हमेशा के लिए उनके लॉस को कब तक झेलते रहते, लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, तो पहला प्राइवेटाइजेशन का रीजन तो यह है कि लॉसेस काफी ज्यादा हो गए थे। आइए देखते हैं सेकंड इज इनएफिशिएंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। इनएफिशिएंट यानी वो करप्शन की वजह से अंडर टेबल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो इससे अल्टीमेटली रिसोर्सेस का तो काफी वेस्टेज हो रहा है ना, करप्शन की वजह से, लीकेजेस की वजह से। जो काम 10 रुपए में हो सकता है वो 100 रुपए में हो रहा है, तो इनएफिशिएंट यूज तो माना ही जाएगा। 100 रुपए में क्या हो रहा है, कमीशन खोरी हो रही है, अपने रिश्तेदारों को कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं, तो जनता के टैक्स के पैसे का तो गलत इस्तेमाल हो रहा है ना इससे, तो ये भी एक रीजन था। आइए लिख लेते हैं इसके अंदर, इनएफिशिएंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, लीकेज, पिलफरेज, करप्शन,
mounted so badly that their privatization was considered as a only remedy। ये इतना ज़्यादा हो गया था कि, और प्राइवेटाइजेशन इतना वेस्टेज होने नहीं देगा, तुरंत कैमरे में से आवाज आ जाएगी, कोई वर्कर खाली बैठेगा 2 मिनट से, ये क्या कर रहा है तू, ऐसे एकदम आवाज़ सी आ जाती एकदम, तो वो तो वेस्टेज होने नहीं देंगे। वहाँ पे कर्मचारी 10 के टाइम पे 12 बजे थोड़ी आएगा, वहाँ पे थोड़ी कह देगा कि लंच का टाइम हो गया बाद में आना, वो तो लंच छोड़ना पड़ेगा, फिर भी काम करना पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर में, तो ठीक है ना। तो इस वजह से प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया जी, इन्हीं के हाथ में आएंगे ये लोग। देखिए लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यहीं तक रहने देते हैं आज के लेक्चर में। प्राइवेटाइजेशन की क्यों जरूरत महसूस हुई ये हमने कर दिया। आगे के टॉपिक देखेंगे बच्चों इसके आगे के लेक्चर में। बाय बाय।